गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उनमें जो थ्योरी के चैप्टर हैं उनकी थ्योरी आप लर्न करते रहिए, और जितने भी सम्स या सवाल या न्यूमेरिकल्स के हमारे चैप्टर हैं जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकॉन्सिलेशन, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड फाइनल अकाउंट, ये सब आप सवालों के माध्यम से चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा जो चैप्टर अभी कंटिन्यू है वो चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जो हम अभी तक कुछ एडजस्टमेंट कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन कुछ अभी उसमें स्पेशल बाकी हैं। तो आइए अब हम उनको कर लेते हैं और उसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, और उसके बाद आपको रिवीजन रेगुलर करते रहना है। और जिन बच्चों ने अभी रिवीजन स्टार्ट कर दिया है वे रिवीजन में क्या क्या कर चुके हैं उसका आप मुझे अपडेट भी दे दीजिए। यदि आप मुझे बताते रहेंगे कि आपने क्या क्या कर लिया है तो मेरी ओर से यदि कोई आपकी हेल्प होगी तो मैं उसमें आपकी हेल्प जरूर करूंगी, क्योंकि आपने जो कोर्स किया है वो कोर्स आपको पता है कि आपने जो कोर्स किया है वो अपने कोर्स में है, क्योंकि रेगुलर मैं आपको अपने कोर्स के बारे में भी बताती रहती हूँ। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हमारे जो चैप्टर हमने छोड़े हुए हैं उनमें एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि हमारे कोर्स में नहीं रखा गया है, एंड प्रोविजन एंड रिजर्व, और जो बात के हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम और कंप्यूटर के चैप्टर हैं इसे भी कोर्स से हटा दिए गए हैं। तो आप इन सब का विशेष रूप से ध्यान रख करके ही अपने कोर्स को ध्यानपूर्वक कीजिए। इसके बाद जो हमने फाइनल अकाउंट के सम किए हैं उनमें आप फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट के सहित जो सवाल हैं उन्हीं की आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट के सम होते हैं उसमें विद एडजस्टमेंट का सवाल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15, उसके माध्यम से मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से हम हमारे एडजस्टमेंट सहित सवालों को पूर्ण करते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 15 ये मैंने आपको बताया भी था कि आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इसे यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी कि आप आगे के भी एडजस्टमेंट को समझ पाएंगे। तो आइए एक बार मैं इस 15th वाले एग्जाम्पल को और समझा, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट के सम विद एडजस्टमेंट वाले पूछे जाते हैं तो इसी तरह के सवाल आते हैं जिसमें कि सारे पॉइंट्स कवर कर लिए जाएं। तो यहाँ पर हमें जो सवाल दिखाई दे रहा है ये भरत कुमार का 31 दिसंबर 2016 का हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसमें जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो वह 3 स्टेजेस में बनेगा। पहला जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वह जो हम सिंपल सवाल कर चुके हैं उसी तरह करना है, और उसी की बैलेंस शीट। तो ये सेकंड स्टेज में हमारी बैलेंस शीट आती है, और थर्ड स्टेज में हमें देखना रहते हैं कि हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए गए हैं। जो एडजस्टमेंट हमें दिए गए हैं उनका पहले से ही हम सवाल में टिक कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट है जिन पे हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग स्टॉक का आप जानते हैं कि जो दोहरा प्रभाव होता है वो एक तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जो पहला एडजस्टमेंट होगा ये बहुत ही सरल है, इसमें आपको कुछ भी एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 3,500 रुपये जो दिए हैं उसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में ऐसे के ऐसा ही लिखना रहेगा। जो सेकंड हमारा एडजस्टमेंट दिया है उसमें डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, जो 5% से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पर, वो हमें कैलकुलेट करना रहेगा। जितनी हमारी बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है यहाँ सवाल में उस वैल्यू पर हमें 5% निकालना है। यहाँ 4,600 रुपये की अमाउंट दी हुई है। इस 4,600 का जब हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो वह जो अमाउंट आएगी उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। जो हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ बनाया है उसमें हमें डेप्रिसिएशन दिखाना रहेगा
जो अमाउंट 230 रुपये यहाँ पे निकाल कर बताई गई है। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 230 रुपीज़ यहाँ पर लिख करके हमें ट्रेडिंग के P&L के डेबिट साइड में लिखना रहेगा। इसके जो दूसरा प्रभाव पड़ता है वह बैलेंस शीट पर होगा। बैलेंस शीट में जब हम असेट साइड में बिल्डिंग की अमाउंट को लिखेंगे तो उसमें से ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट को हमें माइनस करके और जो शेष मूल्य है बचा हुआ रिमेनिंग इसकी बिल्डिंग की वैल्यू है उसे हमें आउटर कॉलम में असेट साइड में दिखाना रहेगा। तो इसे किस तरह से लिखा जाता है, बिल्डिंग माइनस लेस डेप्रिसिएशन 5% 230 रुपीज़ और इसे टोटल अमाउंट को हम बाहर लिखेंगे 4,370 रुपये। इस प्रकार से हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन का भी 2 स्थानों पर एंट्री कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ऐसे एक एक एडजस्टमेंट की जब हम 2 तरफ प्रभाव दिखा देते हैं तो हमारे फाइनल अकाउंट सही माने जाते हैं। थर्ड जो है इसका एडजस्टमेंट वो है एडवांस कमीशन रिसीव्ड 150। एडवांस में हमें रिसीव्ड हुआ है, तो एडवांस में जब रिसीव्ड हुआ है तो उसे हम जो कमीशन की अमाउंट यहाँ पर हमें दी हुई है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उस कमीशन की अमाउंट में उसे हम जब प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में हम अमाउंट रिसीव्ड लिखते हैं, तो जो अमाउंट 360 रुपीज़ हमने इनर कॉलम में कमीशन की लिखी है उसमें से एक्योर्ड जो हमें पहले से प्राप्त हुआ, एक्योर्ड ऑन 1 जनवरी जो 40 रुपीज़ रिसीव्ड हुआ है इसे हम माइनस कर देंगे। ये जो 40 रुपीज़ की अमाउंट हमें दिखाई दे रही है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिखी हुई है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में जब हमें कोई एडजस्टमेंट दे दिया जाता है तो उसका हमें विपरीत प्रभाव दिखाना होता है। वैसे एक्योर्ड कमीशन जो होगा यदि ये समायोजन में दिया होता तो इसे हमें प्लस करना रहता, लेकिन इसे बैलेंस शीट के अंदर ही दिया, इस ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया हुआ है, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे और एक्योर्ड कमीशन 1 जनवरी को ये हमने यहाँ पर इसलिए माइनस किया है 40 रुपीज़। अब जो एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है नीचे ट्रायल बैलेंस के बाद वो रिसीव्ड इन एडवांस 150 रुपीज़ है, तो इसे भी माइनस किया जाएगा क्योंकि यह रिलेटेड है लास्ट ईयर से, तो इसे 150 रुपीज़ की अमाउंट को भी हम कमीशन में से माइनस करेंगे। तो 360 माइनस 40 320 माइनस 150 इज इक्वल टू 170 रुपीज़, ये हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है उसी के नीचे हमें कमीशन के अमाउंट को भी लिखना रहेगा। इसके बाद का जो एडजस्टमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अदत्त व्यय 50 रुपीज़, 50 रुपये के अदत्त व्यय दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम एक्सपेंसेस देखेंगे, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस की अमाउंट यहाँ पे दी हुई है, तो इस एक्सपेंसेस के अमाउंट को जब हम ट्रेडिंग और P&L में ऐसा कैसा ही लिखते हैं एक्सपेंसेस के रूप में, तो उसमें से हमें ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो प्लस करना रहेगा। तो इसमें से जो हमने प्लस किया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये यहाँ पर 31 दिसंबर को हमने प्लस कर दिया, लेकिन उसके पहले जो हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं, जो हमें ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड कर दिए गए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 जनवरी 140 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग को हम प्लस करते हैं लेकिन यह ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं तो इसलिए इसे हमें इसमें से माइनस करना रहेगा। तो जो टोटल एक्सपेंसेस है सन्ड्री एक्सपेंसेस उसमें से हम माइनस करेंगे लेस एक्सपेंसेस जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, मतलब 1 जनवरी का है, वह माइनस करने के बाद बची हुई जो अमाउंट है उसमें से हम इसे उसमें हम इसे ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। इस तरह से जब इसको सॉल्व किया गया तो इसमें 510 रुपीज़ मतलब 510 रुपीज़ आउटर कॉलम में दिखाया गया,
क्योंकि हमने एक्सपेंसेस का सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से जब एडजस्टमेंट का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम दूसरा प्रभाव इसका दिखाते हैं तो वो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितनी अमाउंट है उसकी उतनी लिख करके और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देंगे। लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग को लिखा जाता है और असेट्स में प्रीपेड को लिखा जाता है। इसी के नेक्स्ट जो इंश्योरेंस की अमाउंट है, इंश्योरेंस जो यहाँ पे दिखा हुआ है कि प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट ₹30। प्रीपेड मतलब पहले से दिया गया, पहले से इन्होंने चुका दिया है। तो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस की अमाउंट यहाँ पर जो दी है उसे हम सबसे पहले P&L में लिख करके टैक्सेस एंड इंश्योरेंस में से प्रीपेड है इसलिए माइनस करेंगे। आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग जो एडजस्टमेंट में दिया हो उसे हम प्लस करते हैं और प्रीपेड को माइनस करते हैं। तो प्रीपेड जो ₹30 की हमें इंश्योरेंस की अमाउंट है यहाँ दी हुई है एडजस्टमेंट में, उसे माइनस करना है और बची हुई अमाउंट को हम बाहर आउटर कॉलम में लिख देंगे। इस प्रकार ₹470 टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के लिखे जाएंगे। इसका जो दूसरा प्रभाव रहेगा, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट हमें जरूर दिखाने हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इसका दूसरा प्रभाव दिखाएंगे तो उसे असेट साइड में लिखा जाएगा। असेट साइड में इंश्योरेंस प्रीपेड यह लिख करके और ₹30 की अमाउंट जो कि हमें एडजस्टमेंट में दी हुई है वह हमें ₹30 यहाँ पर लिखना रहेंगे। इसके बाद जो एडजस्टमेंट और दिया है हमने 1, 2, 3, 4 और 5 एडजस्टमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 5 ही एडजस्टमेंट का हमने दूसरा जो प्रभाव होता है वो भी बैलेंस शीट पे दिखाया है या नहीं, इस बात को पूरा अश्योरेंस करके और फिर हम हमारे बैलेंस शीट को एक बार और चेक करते हैं कि हमने जो इसमें अमाउंट बैलेंस शीट में आनी चाहिए थी वो सब लिखी है या नहीं। इसके बाद में जब हम नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तो नेट प्रॉफिट जब हमने डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों तरफ का योग इंडिविजुअल अलग अलग लगा लिया, उसमें से देख लिया जाता है कि किधर का टोटल ज़्यादा है, उसमें से कम वाले टोटल को माइनस करके और उसका बैलेंसिंग फिगर निकाला जाता है। जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है वो नेट प्रॉफिट के रूप में रहता है। नेट प्रॉफिट लिख करके और ये चूंकि डेबिट में आया है बैलेंस इसलिए नेट प्रॉफिट है और यदि क्रेडिट में आता तो नेट लॉस होता। तो इसे ट्रांसफ़र किया जाता है हमेशा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ओपन किया जाता है। तो कैपिटल की अमाउंट जितनी भी होगी वो लिख दी जाती है। ये बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड P&L बनाना आप विदाउट एडजस्टमेंट में भी सीख चुके हैं। यहाँ मैंने इसलिए आपको सिर्फ एडजस्टमेंट ही समझाए हैं कि किस तरह से हम सिर्फ एडजस्टमेंट को यहाँ पर 2 तरफ प्रभाव दिखा करके और किस तरह से हम फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो इनका एडजस्टमेंट कर लेने के बाद में हम इसका टोटल मिला लेते हैं लायबिलिटीज एंड असेट साइड का। इसमें आपको विशेष रूप से एडजस्टमेंट के दोनों प्रभाव हमने दिखाए या नहीं इस बात को कंफर्म करके ही आपको टोटल लगानी है। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट का जब हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया है ट्रेडिंग P&L में से उसे ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में और उसमें से आप जानते हैं कि ड्राइंग को माइनस किया जाता है और बची हुई जो टोटल अमाउंट है कैलकुलेशन पूरा करने के बाद उसको आउटर कॉलम में लिख दिया जाता है कैपिटल हेड में। इसके बाद जब हम इसका टोटल लगाते हैं तो दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। मतलब बैलेंस शीट में हमने जब डेबिट असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड दोनों ही पक्षों का सारी एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद टोटल लगाया तो टोटल 11,610 रुपये लायबिलिटी साइड और 11,610 रुपये ही असेट साइड भी आएगा। इसका मतलब हमारा ये सवाल पूरा सही है। हम सारे एडजस्टमेंट को कंप्लीट करने के बाद बैलेंस शीट भी मिला पाए हैं। इस प्रकार से जितने भी सवाल हम करेंगे उनमें आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना है
कि पहले जैसे हम फाइनल अकाउंट के सम करते थे वैसे ही करते रहना है सारे सवाल। सिर्फ एडजस्टमेंट जिन जिन पर है उसको आप पहले से ही टिक कर लीजिए, और उस पर जो 2 एडजस्टमेंट आप हर एडजस्टमेंट का जब 2 प्रभाव आप दिखाते हैं तो दोनों ही स्थानों पर एक साथ दिखाइए। मतलब आप ट्रेडिंग P&L एक पेज पर बनाइए और दूसरे पेज पर बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए। यदि आप साथ साथ दोनों के प्रभाव दिखाते जाएंगे तो कभी भी आपसे कोई सा भी एडजस्टमेंट का दूसरा प्रभाव होना मिस नहीं होगा। इसलिए आप प्रैक्टिस ही ऐसी कीजिए और इसके जितने भी सवाल दिए गए हैं उन सवालों को करने की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपके लिए ही काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आपको पूरे याद हो जाएंगे सवाल कि हम कौन से एडजस्टमेंट का कहाँ पर लिखा करते हैं। तो इनमें वे सारे एडजस्टमेंट आपको बताए गए हैं जो कि हम अभी तक कर चुके थे। अब जो कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट हैं जो हमने अभी देखे नहीं थे थ्योरी में, उसे हम एक बार देख लेते हैं। सम स्पेशल एडजस्टमेंट में जो सबसे पहला वाला था वो था सपोज नहीं, ये इधर से था। बैड डेब्ट्स का भी नहीं देखा था हमने, डेप्रिसिएशन का देख चुके थे हम। बैड डेब्ट्स से ही हमें बैड डेब्ट्स का मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है, लेकिन चूंकि एक बार और हम इसे देख लेते हैं क्योंकि बैड डेब्ट्स की आप स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम कौन सी अमाउंट पर डेटर्स की कौन सी अमाउंट ले जिसपे कि बैड डेब्ट्स का कैलकुलेशन किया जाए। तो उस संबंध में हम इसे आपको एक बार और बता देते हैं कि बैड डेब्ट्स क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं। बैड डेब्ट्स ऐसी अनरिकवर्ड अमाउंट, ऐसी अप्राप्त राशि होती है जो हमें डेटर्स से नहीं प्राप्त हुई हो। तो ऐसी बैड डेब्ट्स की जो अमाउंट होगी वो बिजनेस का एक्सपेंसेस होती है, उसे हम बैलेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। इसके लिए जो हमें डाउटफुल डेब्ट्स के लिए रिजर्व बनाना होता है उसके संबंध में कुछ बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए। बैड डेब्ट्स की जो अमाउंट होती है वो अमाउंट को हमें डेटर्स में से माइनस करने के बाद जितनी अमाउंट बची है उस पर ही बैड डेब्ट्स रिजर्व का प्रोविज़न करना रहेगा। तो जितना भी परसेंटेज हमें दिया हो उतने परसेंटेज से हमें बैड डेब्ट्स रिकवर बनाना है, रिजर्व प्रिपेयर करना है। बैड डेब्ट्स रिजर्व फंड के नाम से इसे हम हमारे बही खातों में शो करते हैं। यहाँ जो सम स्पेशल इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट दिए हैं जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने रहते हैं, जरूरी नहीं कि ये सारे पॉइंट्स आपको सवाल में आए ही, लेकिन इनमें से किसी भी पॉइंट को यदि पूछा जाता है तो उसके संबंध में आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर, इट इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडेड टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल इन द बैलेंस शीट। जो सैलरी होती है प्रोप्राइटर की उसे हमें डेबिट साइड में लिखना रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और जो कैपिटल होती है उस कैपिटल में इस सैलरी को ऐड कर दिया जाता है, जैसे हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। सेकेंड, चैरिटी और डोनेशन ऑफ गुड्स और वेजेस इनक्योर्ड फॉर चैरिटी। यदि हमने चैरिटी में गुड्स दिया है, डोनेशन दिया है, तो इसे हमें हमारे डोनेशन अकाउंट में लिखना रहता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिख रहता है। इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के जो परचेसेस किया जाता है माल उसमें से भी माइनस करना होता है, क्योंकि उतना हम माल दे चुके हैं, मतलब हम किसी को सैंपल के रूप में या डोनेशन के रूप में दे चुके हैं, वो माल हमारे यहाँ से कम हो गया है। इसलिए हम परचेस जैसे रिटर्न माइनस करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर डोनेशन की उस अमाउंट को भी माइनस करेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक नॉट इंश्योर्ड, इट इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस प्रकार से जो हमारा स्टॉक है जो कि इंश्योर्ड नहीं था उसका लॉस हुआ है यदि, तो उसे भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं ट्रेडिंग एंड P&L के, और उसे हम जो हमारा टोटल गुड्स है जो हमने
क्लोजिंग स्टॉक के रूप में लिखा हुआ है ट्रेडिंग में, वहाँ पर हम इस जो इंश्योर्ड जो हमने इंश्योरेंस नहीं कराया है गुड्स का, उसकी जितने रुपए का वो लॉस हुआ है, जितने माल का लॉस हुआ है, उसे हम वहाँ पर ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में लिखते हैं और P&L के डेबिट साइड में उन खर्चों को भी दिखाते हैं। इसी प्रकार फ्री सैंपल और प्राइवेट यूज ऑफ बिजनेस असेट्स, लॉस ऑफ गुड्स बाय एक्सीडेंट, लॉस ऑफ असेट्स बाय एक्सीडेंट, इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस प्रकार से जो इतने सारे ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं, इन सबको भी हम एडजस्ट करते हैं हमारे ट्रेडिंग और P&L में, और बैलेंस शीट में भी इसे हम जहाँ पर भी इसका एडजस्टमेंट आएगा उस सवाल को हम देख करके और उसमें बताएंगे। ये सब किसी भी एक ही सवाल में आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई सा भी एक पॉइंट किसी भी सवाल में आ सकता है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है, इसके सारे एग्जाम्पल्स करेंगे आप, और जब आप सारे सवाल भी करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कौन सा सवाल में कौन सा पॉइंट जो नया आया था उसका हमने किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया है। इस प्रकार आपको फाइनल अकाउंट के सम करते रहना है। सारे एग्जाम्पल इसके आप देख लेंगे और जितने भी सवाल हैं उन सवालों को भी आप करते रहिए। जिस सवाल में भी किसी भी तरह का कोई पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आती है, कोई नया पॉइंट आता है, तो आप उसी समय मुझसे कॉल करके और पूछ लीजिए, ताकि आप सवाल करते करते बीच में रुकेंगे नहीं और उसका आप दोहरा प्रभाव दिखा करके और अपने सवालों को पूर्ण कर पाएंगे। इसमें जो सवाल दिए हैं उसमें ये एक 16 नंबर का सम दिया हुआ है, इसमें भी वे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि हमें सरलता पूर्वक हम उसे कर पाएंगे, जिसे हम समझ चुके हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17, तो जो आप अब सवाल करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सबसे पहले कीजिए, ताकि ये पॉइंट्स हमारे पूरे हो चुके हैं और इनके द्वारा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन कौन से एडजस्टमेंट का दोहरा प्रभाव दिखाकर किस प्रकार से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट बना लेते हैं। तो इन सवालों को आप कीजिए और इसमें आप डाउट यदि पाते हैं, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आता है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और सवालों को कंप्लीट कर करके और मुझे उसकी फ़ोटो सेंड कीजिए। इस प्रकार से जो कोर्स मैंने आपको करवा दिया है वो एक कंप्लीट कोर्स के रूप में हो चुका है। हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जितना चैप्टर फर्स्ट से लेकर जितना हमने पूरा कोर्स किया है उसका मैं आपको बार बार बताती भी रहती हूँ कि कितने चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, कौन सा कंटिन्यू है। तो अब हमारा ये चैप्टर भी विद एडजस्टमेंट वाला कंप्लीट हो चुका है और अब हमारे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन में हम 5th चैप्टर तक क्लास में जब बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, तो उनको मैं रिवाइज करवाती जा रही हूँ। आप लोग भी यदि रिवीजन करना चाहते हैं तो या तो मुझे आपकी सहमति दीजिए कि हम ऑनलाइन ही करना चाहते हैं रिवीजन, या फिर आप स्कूल में आकर के और रिवीजन में शामिल हो जाइए। तो इस प्रकार से हम हमारे चैप्टर को जितने भी फर्स्ट से लेके फाइनल विद एडजस्टमेंट तक के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो भी मैं आपको समय समय पर बताती रहती हूँ कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स को विशेष रूप से करना है। तो आप अपनी स्टडी करते रहिए रेगुलर। यदि आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए ही काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको एग्ज़ाम समय में, एग्ज़ाम टाइम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि डाउट बीच में आते हैं तो आप कभी भी मुझसे कॉल करके और पूछ सकते हैं। आप लोग अपनी स्टडी के लिए सिंसियर रहिए, लर्न करते रहिए और जितने भी सवाल हैं उन सवालों को भी करते रहिए। बीच बीच में यदि किसी भी प्रकार के डाउट आते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा चैप्टर फर्स्ट से लेके जो कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा रिवीजन चलता रहेगा। रिवीजन की सारी वीडियोस आप ज़रूर देखिए, क्योंकि रिवीजन में हो सकता है कि कोई पॉइंट आपका मेन करने से रह गया हो, कोई आप वीडियो नहीं देख पाए हो, तो उसे रिवीजन में आप कवर कर पाएंगे।
तो जो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं एक बार मैं उसका आपको सबके नाम बता देती हूँ। चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सेकंड फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, थर्ड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, फोर्थ जर्नल, फिफ्थ सब्सिडरी बुक्स सब डिविजन ऑफ जर्नल, सिक्स्थ लेजर, सेवंथ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, एट्थ ट्रायल बैलेंस, नाइन्थ एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। चैप्टर 10 हमने नहीं किया है। चैप्टर 11 डेप्रिसिएशन, चैप्टर 12 प्रोविजन एंड रिजर्व हमने नहीं किया है। चैप्टर 13 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ आउट एडजस्टमेंट, जो सिंपल सम थे फाइनल अकाउंट के। और चैप्टर 14 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस प्रकार से यहाँ तक के जितने भी चैप्टर हैं ये हम पूरा कोर्स कर चुके हैं। अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इनमें से ही आपको अपनी स्टडी प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम के लिए आपको सारे क्वेश्चंस को लर्न करना है थ्योरी के, और सवालों को भी पूरा करना है। तो आपकी एग्ज़ाम अब बहुत ही करीब आ गई है, इसलिए आप स्टडी के प्रति थोड़ा इनिशिएटिव लें और वीडियोस ज़रूर देखिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए।